हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का आज बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, जो आपको बताए हुए थे क्वेश्चन आया था, आप लोग देखे भी होंगे। देखिए, आज हम कोर्स 2 का लेकर आए हैं आपका। देखिए, जो हम 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, ये समझिए कि सिर्फ पास करने के लिए। वीवीआई जो क्वेश्चन की जो देख लीजिएगा, ये हो गया कि क्विक रिवीजन, यानी आप फास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। समझे, इसमें 6-7 जो क्वेश्चन बताएंगे वो पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। समझ गए। एग्जाम में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। समझ गए। तो ये आपका हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि आप वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ कर लीजिएगा। और तीसरा चीज़ कि अभी भी कोई आदमी नोट्स नहीं लिए है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा, 9576002401 पर। समझ गए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा, 9576002401 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में क्वेश्चन का पहले पैटर्न बता देते हैं, कौन क्वेश्चन आएगा। तो यूनिट 1 में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के प्रक्रिया का वर्णन करें। तो प्रक्रिया 2 होता है शिक्षा का, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया होता है, एक होता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया में जॉन एडम्स दिए हुए हैं, जो बताए हुए थे क्या होता है कि 2 छोर होता है शिक्षा का, एक शिक्षक और छात्र होता है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी बताए हुए हैं, जो बताए हुए थे कि 3 छोर होता है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। समझ गए। और फिर इस तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। आएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा कि शिक्षा क्या है, और शिक्षा का अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक माध्यम क्या होता है। तो देखिए, सिंपल आपका 2 क्वेश्चन आएगा। शिक्षा अच्छा से इसलिए पढ़ लीजिएगा। समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा क्या है, इसमें आपका सब मिल जाएगा, आपका प्रक्रिया भी मिल जाएगा, और इसमें आपका औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों मिल जाएगा। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में जरूर चीज़ लिखिएगा, और बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है ये वीडियो जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा। समझ गए। लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा मानव का आभूषण होता है। समझ गए। देखिए, आप शिक्षित होइएगा तो देखिएगा, नहीं कहा जाता है कि आप कला भी है और जॉब है, आपके पास गुण है, तो आपको सुंदर कन्या मिल जाएगी। समझ गए। तो वही कहानी है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि शिक्षा क्या है, मानव का आभूषण होता है। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्तियों के मध्य बैठा अशिक्षित व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। समझ गए। शिक्षा ही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता है। यानी आपको कोई समस्या समाधान करना होगा, आप एजुकेटेड है तो समस्या को समाधान कर सकते हैं। समझ गए। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसे एक अच्छे नागरिक बनाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, जिसके 2 छोर थे, शिक्षक और छात्र, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी। तो देखिए, उसके बाद द्विमुखी प्रक्रिया लिख के फिर शिक्षक के बारे में लिख कर कि शिक्षक समाज के लिए क्या है कि दर्पण का काम करता है, और इस धरती पर माता पिता के बाद कोई पूजनीय है तो शिक्षक के बारे में आप 1 पेज लिख सकते हैं। फिर छात्र के बारे में लिख दिए कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि को देखकर हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कराते हैं, तो ये लिख सकते हैं। फिर एक और बढ़ा दीजिएगा तो उसके बाद पाठ्यक्रम के, कि बिना पाठ्यक्रम का शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं किया जा सकता है, नहीं पाठ्यक्रम के बारे में लिख देना है। तो आप प्रक्रिया पूछे तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। समझ गए। तो जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, जिसके 2 छोर थे, शिक्षक और छात्र, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी, टीचर और स्टूडेंट। बाद में जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 छोर बताए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया थी। इसमें पाठ्यक्रम ज़्यादा कर दीजिएगा। समझ गए। अब आते हैं शिक्षा का अर्थ। लिखा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिश धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, यानी शिक्षा सीखने सिखाने की क्या है, प्रक्रिया है। दूसरा चीज़ है शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों से मानी जाती है। पहला एडुकेटम, शिक्षित करना, एडुसियर, विकसित करना, एडुकेयर, आगे बढ़ना, ई प्लस डिको, यानी कोई चीज़ को अंदर से विकास करना।
अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर आने को प्रेरित करना। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य विद्यालय शिक्षा से है, जिसमें बालक को एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित योजना होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है तथा इसमें बालक को कुछ निश्चित विधियों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब आते हैं दूसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ का तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जिसमें बालक आजीवन शिक्षण ग्रहण करते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अब आते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार और चिंतन के आधार पर शिक्षा के विभिन्न परिभाषा प्रस्तुत किए हैं जो निम्नलिखित है। पहला है महात्मा गांधी के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को ही शिक्षा कहते हैं। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। तीसरा है भागवत गीता के अनुसार कि सा विद्या मुक्त, यानी विद्या वही है जो बंधनों से हमको क्या करे, मुक्त करे। चौथा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करती है। पाँचवा है अरस्तु के अनुसार कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। अब प्लेटो के अनुसार है कि मनुष्य के अंदर शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। फ्रोवेल के अनुसार कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जमजात शक्तियों बाहर निकलती है। अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए वही अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक। तो अब आते हैं फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल आपका औपचारिक हो गया, नॉन फॉर्मल आपका तो ये हो गया। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ सभी निश्चित होती है। यह शिक्षा योजनाबद्ध होती है। औपचारिक शिक्षा में सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और व्यक्ति को किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। अब आते हैं अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब हुआ है कि जो शिक्षा एक निश्चित समय में एक निश्चित उद्देश्य के लिए, समझे, और एक विद्यालय में एक निश्चित जगह पर दिया जाता है, समझे, तो उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। बताएं निरौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा तो वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न तो उद्देश्य निश्चित होते हैं, न ही पाठ्यक्रम और न ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है उसे अनौपचारिक। कहूँ भी हम घर परिवार कहीं भी सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा होता है। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन पर चलती है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों और वातावरण से सीखता रहता है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में ही घर में रहकर क्या होती है, पूरी होती है। समझ गए। अब आते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सीमा में नहीं बांधी जाती हो, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या हो, निश्चित होती है, और उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे पौध शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, ओपन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के क्या विभिन्न रूप है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे वे लोग जो विद्यालय शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हो, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं, और चौथा है जो लोग औपचारिक शिक्षा के ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन देखते हैं क्या सस्ता आपका एजुकेशन। तो ये आपका हो गया, समझे। उद्देश्य में पूछेगा तो व्यक्तिगत उद्देश्य पूछ देगा, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में यानी अपना क्या शिक्षा से तो आपका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, व्यवसायिक विकास होगा, और सामाजिक में आपका राजनीतिक ये सबको एक्सप्लेन कर देना है, लोकतांत्रिक नागरिकता का भावना का विकास, जनतांत्रिक ये सब विकास होगा। अब देखिए इसमें दूसरा एक, इसमें दो क्वेश्चन हो गया आपका। एक तो पूछ देगा कहूँ शिक्षा क्या है, इसको बताइए, परिभाषा तो हो गया, और शिक्षा के कौन कौन आपका रूप होता है, यानी औपचारिक, निरौपचारिक वाला, एक प्रक्रिया वाला, 3 गो क्वेश्चन इसमें हो गया। अब आते हैं हम लोग
यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 में देखिए, इससे पहले आपका पूछा हुआ था माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछा हुआ था, समझ गए। इस बार हो सके कोठारी कमीशन आपका दे दे। तो कोठारी कमीशन एक आपका बता देते हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व वाला, हो सके दोनों पूछ देगा। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन हम जो गेस किए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। इसे पास करने के लिए आपको पहले बताया, इतना करके आप जाइएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो देखिए कोठारी कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है कि भारत में शिक्षा के विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के साथ साथ समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग, उसके बाद 1952 ईस्वी में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। लेकिन इन शिक्षा आयोग का सुझाव किसी विशेष स्तर पर ही सीमित था। फिर एक नए शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष पद पर रहे दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी आयोग पड़ा। कोठारी आयोग का टैग लाइन ही था, भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। कोठारी आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 6 विदेशी सदस्य भी थे, जिनमें कुछ प्रमुख सदस्य निम्नलिखित है। जेपी नायक सदस्य सचिव थे, जेएफ मैकडुगल सह सचिव थे, प्रोफेसर एमवी माथुर, विपिन पाल, टी सेन। आते हैं कोठारी आयोग का उद्घाटन समारोह 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी को दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कोठारी आयोग शिक्षा के समस्त पहलुओं जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय की जांच करे और ऐसे सुझाव दे जिनसे हमारी शिक्षा व्यवस्था को समस्त स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। कोठारी आयोग ने भी कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए 12 कार्यदलों, टास्क फोर्स तथा 7 कार्य समितियों, वर्किंग ग्रुप बनाया। इस कार्यदलों ने लगभग 21 माह तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को भ्रमण किया तथा लगभग 10,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किए और अपने 2400 लिखित प्रश्नों का विश्लेषण भी उनसे किए, जिसके आधार पर उन्होंने विभिन्न सूचनाओं को संग्रहित किए और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आयोग ने 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार कर उसे 14 जून 1966 ईस्वी को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला के समक्ष क्या किए, प्रस्तुत किए। समझ गए। यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित था। प्रथम भाग में आयोग ने शैक्षिक पुनर्गठन के बारे में बताया, दूसरे भाग में शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों का वर्णन किया, तीसरे भाग में आयोग ने कार्यान्वित करने वाले समस्याओं पर प्रकाश डाला। अब आते हैं राष्ट्रीय कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण क्या थे। तो 14 जुलाई 1964 ईस्वी को भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव में आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित कारण बताया। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ऐसी व्यवस्था करनी चाहती थी जिससे ई वाला पूछेगा कारण तभी लिखेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कौन कौन इसमें सुझाव दिया गया तो आप यहाँ से सुझाव में आइएगा, कारण लिखिएगा लंबा हो जाएगा। सुझाव से आते हैं तो कोठारी आयोग ने अपने क्रांतिकारी के कुछ सुझाव ही पूछता है। कोठारी आयोग ने अपने क्रांतिकारी रिपोर्ट में शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला था शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करना। लिखा है कोठारी आयोग ने स्पष्ट कहा था कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली वर्तमान लोकतांत्रिक आवश्यकताओं महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है, अतः वर्तमान राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था करनी होगी, जिससे हमारे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके। दूसरा था शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम। तो कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा कि शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें पंचमुखी कार्यक्रम लागू करना होगा, जो निम्नलिखित है। शिक्षा के उत्पादन के साथ साथ संबंध करना। दूसरा था शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा लोक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता पर बल देना। तीसरा था शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र को सुसंगठित करना। चौथा था राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा करना। इसके बाद उसके पांचवा था कि जिज्ञासा मनोवृत्ति के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना। तीसरा था शिक्षा का संरचना। तो शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित की जाए, जिसमें 10th को हाई स्कूल, +2 को इंटरमीडिएट तथा 10+3 को ग्रेजुएशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला अध्यापकों की दशा। आयोग ने दृढ़ विश्वास से कहा कि शिक्षक शिक्षा
शिक्षक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा प्रक्रिया तभी सुंदर तथा सुचारू ढंग से संचालित हो सकती है जब जब तक शिक्षक संतुष्टि का अनुभव करे। अतः इसके लिए आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। अगला है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं पाई जाती है। अतः आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रकार की असमानता बताई थी। पहला था शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में पर्याप्त असमानता पाई जाती है, और दूसरा था कि उच्च वर्गों तथा पिछड़े वर्ग, हरिजनों तथा आदिवासियों आदि के शैक्षिक विकास में व्यापक विषमता है। अतः लोकतांत्रिक तथा सामाजिक न्याय की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा में क्या हो, अवसरों की समानता होनी चाहिए। छठा था कि विज्ञान की शिक्षा स्कूल से ही शुरू की जाए तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार कर वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए। सातवां था कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 50% बच्चों को व्यवसाय शिक्षा प्रदान की जाए। सातवां था कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा कि विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। यानी विषय विभाजन का मतलब हुआ कि जो 10th के बाद अब तो नई शिक्षा नीति में वो भी हो गया, अब 8 से ही हो गया है। पहले था ना 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट लेते थे, तो वो चीज़ बोला था। अगला है कि सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तथा माध्यमिक स्तरों पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। 10वां था कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए तथा 6 वर्ष पूरा होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। कोठारी आयोग ने अपने पौध शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन का सुझाव दिया, यानी 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला था 12 नंबर, कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। यानी कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा से बालिकाओं को समान अवसर प्रदान की जाए। कोठारी आयोग ने व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा रोजगार उत्पन्न करने के लिए तथा तकनीकी शिक्षा प्रत्यक्ष एवं प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देगा। कोठारी आयोग ने शिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए अध्यापन प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शिक्षक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री और शिक्षण पाठ्यक्रमों का सही से प्रयोग कर सकें। अगला था 5वां कि कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्कूल के बारे में कहा कि राष्ट्रीय स्कूल 2 प्रकार के होने चाहिए, जूनियर माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल। कोठारी आयोग ने कहा कि भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम होने चाहिए तथा स्नातक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला था कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में त्रिभाषा को प्रस्तावित किया था। समझ गए? तो 2 तरह का बताया त्रिभाषा सूत्र, समझे? गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा एक भाषा होना चाहिए, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। और हिंदी भाषी राज्यों के लिए पहला भाषा हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा कोई भी, आधुनिक काट दीजिएगा, कोई भी भाषा जो हिंदी अंग्रेजी से भिन्न, जैसे संस्कृत, उर्दू, ये सब। अब निष्कर्ष लिखा हुआ है, इसी से लिख दीजिएगा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक भारत में जितने शिक्षक आयोग की नियुक्ति हुई है उनका सुझाव किसी विशेष स्तर पर ही सीमित था, किंतु कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग है जिसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर तक अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग का टैगलाइन ही था, भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। अब देखिए यूनिट 2 का एक और क्वेश्चन है आपका, आ सकता है, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डालें, तो संविधान में कौन कौन से संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं। समझ गए? तो देखिए इसको देखते हैं। लिखा है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और शर्त का होना बहुत ही जरूरी है। भारत देश के शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालन के लिए एक दस्तावेज है जिसे संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश या राजनीति के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके बिना सही ढंग से शासन की व्यवस्था की
कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान देश और राज्यों को सही दिशा निर्देशन करने वाली एक दस्तावेज है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए नियम और शर्त निहित होती है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और संविधान सभा ने ही 19 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार यानी उसको बनाया था, समझे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ, समझ गए। अब आते हैं भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत। तो पहला आपका समानता आता है। तो समानता के अनुसार देश में प्रत्येक नागरिक को कानून से संरक्षण मिलते हैं समय जाति, धर्म, पंथ या निवास स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समता या समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, समझ गए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ हुआ कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान क्या करेगा, लागू करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के लिए नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 17 इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत या छुआछूत को अंत करना है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का वर्णन है। नोट में लिखा है कि समानता का अधिकार का देन कौन है, फ्रांस है, समझ गए। अब आते हैं स्वतंत्रता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, सभा करने, भ्रमण करने, कहीं रहने की क्या है, स्वतंत्रता है। जब हम स्वतंत्रता के शैक्षणिक पक्ष पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि एक राज्य का छात्र अपने इच्छा अनुसार भारत के किसी भी राज्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने को स्वतंत्र है, जहां उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या निवास या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के B में कहा गया है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका है अनुच्छेद 19 का C है संघ बनाने की, संघ यानी संगठन बनाने की आपकी स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 19 के D है देश के किसी भी राज्य में आवागमन यानी आ जा सकते हैं आप। अनुच्छेद 19 के E में है देश के किसी भी राज्य में निवास या बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के G कहता है कि किसी भी क्षेत्र के व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ये कह है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और यही जो दिव्यांग बच्चा होता है उनको 18 तक जो PWD 2016 है उसमें कहा गया है, समझ के। फिर अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब आते हैं न्याय में। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल्य न्याय का तात्पर्य किसी आंदोलन द्वारा किसी अदालत द्वारा दिए जाने वाले न्याय से नहीं है। हमारे संविधान द्वारा न्याय की अवधारणा को काफ़ी विस्तृत रूप में लिया गया है। संविधान न्याय को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रदान करने पर बल देता है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में न्याय से ही शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। अब भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में हो गया कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में असमानताओं को दूर करना तथा सामाजिक समता की स्थापना करना। सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने हेतु ही संविधान में धारा 15, 17, 23, 46, 30 आदि को शामिल किया गया है। इन संवैधानिक प्रावधानों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग आदि में से किसी भी आधार पर भेद नहीं करेगा। इन सभी संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक न्याय द्वारा सामाजिक समानता को प्राप्त करना है। अतः जब हम शिक्षा में सामाजिक न्याय का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने शैक्षणिक संस्थान का संगठन का इस प्रकार करना चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए खुले होना चाहिए। किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
अब आर्थिक न्याय में है कि आर्थिक न्याय से तात्पर्य प्रत्येक नागरिक को संपत्ति खरीदने, रखने, उपयोग करने तथा अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता से है। लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि कोई छात्र अपनी जीविका को चुनने के लिए स्वतंत्र होगा, अर्थात वह जीविका हेतु किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने, किसी भी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आगे है आपका राजनीतिक न्याय। लिखा है राजनीतिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और इसकी शक्ति जनता में निहित है। राजनीतिक शक्ति से यह देती है कि समाज के सभी वर्गों के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के हो उन्हें वोट देने का अधिकार देती है, जिससे वह प्रतिनिधि को चुन सके। समझ गए। अब शिक्षा की दृष्टि से यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्याय शिक्षा के ही शिक्षकों के ऊपर यह जिम्मेदारी देता है कि वह लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तम नागरिकों का निर्माण करे और उसे राजनीतिक रूप से जागरूक करे। अब आते हैं भ्रातृत्व या बंधुत्व। लिखा है संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि तत्वों को रहते हुए भी यदि देश की जनता में बंधुत्व की भावना आदि न हो तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे तत्वों के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसीलिए संविधान में बंधुत्व तत्व का समावेश किया गया है। भाषा तथा संस्कृति के भेदभाव के बिना प्रत्येक भारतीयों में बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो और भारत के सभी नागरिक आपसी भेदभाव भूलकर अपने को भारत का संतान समझे। अतः बंधुत्व की भावना पैदा करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है अतः सभी धर्म को मानना। हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्म को एक समान नज़र से देखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कर 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 में 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 15 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, चंदा उंदा ले सकता है। अगला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका आय किसी विशेष धर्म से जिसका आय मतलब स्रोत किसी विशेष धर्म के लिए हो। अनुच्छेद 28 कि कोई भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब निष्कर्ष है कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक मूल्यों की अमूल्य निधि है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्व मूल्य लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक को अपने संपूर्ण विकास का मौका देता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके संविधान में उल्लेखित मूल्यों को लक्ष्य कर प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए यूनिट 2 खत्म हो गया। अब आते हैं यूनिट 3 आते हैं। समझ गए। देखिए यूनिट 3 में 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक तो दर्शन और शिक्षा आता है और एक आपका क्वेश्चन आएगा आदर्शवाद, मतलब एक वाद से आता है प्रयोजनवाद। जो भी पूछे, मानववाद कोई भी पूछे, प्रयोजनवाद पूछा हुआ था। तो ये कोई भी वाद आए, समझे, सब में शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, अनुशासन सब में है। एक बार देख लीजिएगा, हम एक आपका फॉर्मेट बता देंगे क्या कहता है। जैसे आदर्शवाद है तो आध्यात्मिक चीज को बल देता है, प्रयोजनवाद है तो कार्य करने पर, समझ गए कि आप बिना काम के आपको मतलब नहीं, बिना भोजन के भोजन नहीं मिलना कहा जाता है, तो वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ है। तो दर्शन से एक क्वेश्चन रहेगा और एक आपका वाद से रहता है। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानववाद कोई भी पूछे लेकिन वाद से रहेगा। समझ गए। क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र की परिभाषा, एक दर्शन कराते हैं, एक उसका करवा देंगे। समझ गए। तो दर्शन की परिभाषा दे एवं शिक्षा एवं दर्शन में क्या संबंध है। समझ गए। या क्वेश्चन है शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू है, या दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, ऐसे भी आ सकता है। तो लिखा है हम जानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं क्या है, दर्शन है। क्योंकि हम चिंतन हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। समझ गए। महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन और शिक्षा के संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के क्या है, 2 पहलू है। अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो वही शिक्षा उसका क्या है, गतिशील और व्यावसायिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष है।
यानी शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरा क्या है। यानी आप चिंतन कब कीजिएगा, जब आपके पास शिक्षा ज्ञान रहेगा तभी चिंतन कर सकते हैं। अब आते हैं, मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को और चिंतन ही दर्शन को जन्म देता है। आपके अंदर जिज्ञासा होगा तो चिंतन कीजिएगा, जब चिंतन कीजिएगा तो आपका एक दर्शन बन जाएगा। समझे। हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है और फिर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। आते हैं दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। तो दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिलोसफी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलोस और सोफिया से हुआ है। इसमें फिलोस का अर्थ प्रेम होता है और सोफिया का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान होता है अर्थात फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करना। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा वह कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहते हैं। विभिन्न दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर दर्शन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है शोपेनहावर के अनुसार कि हर व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। एस राधाकृष्णन के अनुसार कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। तीसरा है स्पेंसर के अनुसार कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। चौथा है प्लेटो के अनुसार कि पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अब दर्शन और शिक्षा में संबंध देखते हैं। दर्शन ने शिक्षा के संबंध को समझने के लिए दर्शन के विभिन्न तत्वों का तथा शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन और शिक्षा में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। जॉन एडम्स ने भी शिक्षा एवं दर्शन में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। शिक्षा एवं दर्शन में निम्नलिखित संबंध है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हम जानते हैं कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। यदि दर्शन जीवन को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हर्बाट ने लिखा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। दूसरा है दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसे शिक्षा को प्राप्त करना होता है। हम जानते हैं कि शिक्षा एक चेतन है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया है, समझ गए, जिसे उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः दर्शन ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। तीसरा है दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। तो दर्शन शिक्षा के संपूर्ण पक्ष को प्रभावित करता है, जिससे दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा यह शिक्षा के विचार को विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण करता है। जब दर्शन द्वारा सिद्धांत का निर्माण हो जाता है तब शिक्षा इन सिद्धांतों का प्रयोग में लाती है। अब आते हैं, महान दार्शनिक एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। आगे है, महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, रूसो, फ्रोवेल, डीवी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष आदि महान दार्शनिक ने उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है कि ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, क्योंकि महान शिक्षा शास्त्री अपने दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा का ही सहारा लिया है। अब निष्कर्ष हो गया कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। हम ये भी जानते हैं कि बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। अब आते हैं आदर्शवाद। देखिए बताए हैं कि वाद से क्वेश्चन रहेगा आपका, तो देखिए एगो सिंपल चीज़ है, कोई भी वाद पूछे सिंपल, देखिए उसमें सिर्फ प्रस्तावना, जैसे आदर्शवाद है तो ये आध्यात्मिक चीज़ पर जोड़ देता है, प्रकृतिवाद प्रकृति पर जोड़ देता है, प्रयोजनवाद आपको
कोई क्रिया पद होता है कि आप मतलब व्यवहारिक यानी क्रिया कीजिएगा तब आप कुछ करें। बिना नहीं कहा जाता कि बिना भजन के पेट में, कुछ ऐसे ही बोला जाता है। एक आता है आपका मानववाद। तो मानववाद आपका होता है कि मानव की भलाई के लिए, यानी सब कुछ मानव ही है, समझ गए। तो ये आपको पढ़ना है, समझ लेकिन कोई एक वाद आएगा आपका, समझ गए। तो हम एक फॉर्मेट उसका बता देते हैं कि आदर्शवाद, कोई भी वाद में आपका प्रस्तावना हुआ, फिर शिक्षा का उद्देश्य होता है, समझ गए। फिर उसके बाद आपका शिक्षा का अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, ये सब होता है। तो सब में वही चीज़ है, आएगा तो लिख सकते हैं, समझ गए। तो देखिए आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। तो लिखा आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आइडिया, दूसरा है लिज्म। इसमें आइडिया का अर्थ विचार होता है और लिज्म का अर्थ वाद होता है। इसीलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं, यानी जिस ऐसा वाद जिसमें विचारों का प्रवाह हो तो उसे आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद। लेकिन वर्तमान समय में इन शब्दों के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं, जो बोल दिए वही है, प्रैक्टिकली लाइफ पर विश्वास नहीं करते हैं। आध्यात्मिक चीज़ को ये लोग मानते हैं। आदर्शवाद के समर्थक सुकरात, प्लेटो, फ्रोवेल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष इत्यादि है। इन लोगों ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को आदर्शवाद में क्या दिया है, महत्व दिया है। अब आदर्शवाद की परिभाषा देते हैं तो एडमस के अनुसार लिखा है, आदर्शवाद दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है, यानी सब इतिहास में आदर्शवाद आपको मिल जाएगा। हेंडरसन के अनुसार डेफिनेशन है, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है। अब आते हैं जे एस रॉस के अनुसार, आदर्शवाद दर्शन के विविध रूप है, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति के कारण मन और आत्मा है। अब आते हैं आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में, समझ गए। पहला आध्यात्मिक जगत को महत्व लिखा। आदर्शवादी ने आध्यात्मिक जगत को प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति का स्वरूप ही आध्यात्मिकता, यानी उसका सबसे लास्ट लक्ष्य है आध्यात्मिक चीज़ को प्राप्त करना। दूसरा है आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम है, समझे। आदर्शवादी इन्हीं आध्यात्मिक मूल्य को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं, यही सही है, यही सब चीज़ें हैं। इसके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इन तीन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्ति में मानव के मन की तीन क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा शामिल है। जे एस रॉस के अनुसार, ये छोड़ दीजिए, कल इतना लिखेगा। अब आते हैं मन, विचार और आत्मा अवास्तविक है। देखिए आदर्शवादी के अनुसार यह कहा गया है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। प्लेटो के अनुसार विचार सत्य है, लेकिन वही प्रकृति एवं भौतिक जगत को सत्य नहीं मानते। अब आते हैं मानव अस्तित्व में विश्वास। लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्श तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर देता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधित शास्त्र है, जो युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम। अब आते हैं पांचवा, अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। आदर्शवादियों के समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित तथा क्रियाशील है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एकता में बांधकर रखा है। फ्रोवेल का कथन है कि इस भूमंडल पर जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। यही एकता क्या है, परमात्मा। अब आ जाते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा। तो आदर्शवादियों के शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो, पेस्टालॉजी, सुकरात तथा फ्रोवेल इत्यादि के नाम मुख्य दार्शनिक एवं शिक्षाविदों के रूप में लिए जाते हैं। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य सिर्फ शरीर की रक्षा करता है तथा आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से क्या करता है, अलग करता है, समझ गए। फिर उसके बाद है आदर्श शिक्षा को उद्देश्य। देखिए ये सब चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपका
पूछा जाएगा शिक्षा का उद्देश्य, उसके अनुसार शिक्षा, ये सब आपको बताना होगा। अब आते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला है व्यक्तित्व का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति। तो लिखा है कि आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया है। इसीलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास तथा स्वानुभूति या आत्मानुभूति है। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मानुभूति की चरम अवस्था में व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होनी चाहिए। अब दूसरा है आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास को व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा को उद्देश्य बालकों में आध्यात्मिक विकास करना है और इसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करनी है। रक्स महोदय के अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए है कि वो अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक प्रवेश कर सके। तीसरा है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। तो आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम एवं सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है एवं जीवन के शाश्वत मूल्य है। अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को इस मूल्य की प्राप्ति में सहायक हो। इन आदर्शों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानना और असत्य से दूर रहना, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से क्या करता है, दूर रहता है, अच्छाई का संपर्क करता है, बुराई को दूर रखता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट है कि बालक का बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए तथा वो अपनी बौद्धिक क्षमता एवं विवेकशीलता के द्वारा इन नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सके। एडमस महोदय के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक की विकसित करना है। अब आते हैं पांचवा सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। लिखा आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संप्रदाय की संरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति हस्तांतरित कर सकता है। शिक्षा के इन उद्देश्यों के बारे में रक्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा का मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में पहुंच सके। अब इसके अनुसार पाठ्यक्रम देखते हैं कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अब आध्यात्मिक जगत पर जोर दिया गया है तो आध्यात्मिक चीज़ भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो लिखा है कि आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों, आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित होने चाहिए कि पाठ्यक्रम आदर्शों पर आधारित होने चाहिए, पाठ्यक्रम शाश्वत मूल सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होने चाहिए, मानवीय विषय पर बल देना चाहिए जिसमें मुख्य विषय धर्मशास्त्र, भाषा, साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल, आध्यात्मिक विज्ञान, संगीत, कला इत्यादि होना चाहिए। चौथा है पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए। अब आते हैं शिक्षण विधि। देखिए, ये सब याद रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य समझे, पाठ्यक्रम, शिक्षा कैसा होना चाहिए, उसके बाद है शिक्षण विधि। तो सब हर में लिखिएगा, कोई भी बात आ जाए, समझ गए। तो विभिन्न आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधि को अपनाया गया जो निम्न है। आगमन एवं निगमन विधि। तो अरस्तु ने इस विधि को शिक्षा में दिए जाने पर बल दिया था। आगमन विधि समान से विशिष्ट की ओर होता है और निगमन विधि विशिष्ट से समान की ओर। अब आते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का प्रयोग सुकरात ने किया था। आगे है आपका संवाद विधि। तो प्लेटो ने इस विधि का विकास किया। तर्क विधि, हिगल ने तर्क विधि को अपनाया। निर्देश विधि, हर्बार्ट ने इस विधि का प्रयोग किया। खेल विधि, फ्रोवेल ने खेल के माध्यम के द्वारा शिक्षा पर बल दिया। सातवां है अभ्यास आवृत्ति विधि, पेस्टालॉजी ने दिया था, समझ गए। अब आते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। बालक का विकास पूर्णतः शिक्षक पर निर्भर करता है। देखिए, शिक्षक छात्र सब याद रखिएगा। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ हो तो अवश्य ही बालक भी वैसा ही बनेगा। फ्रोवेल महोदय ने कहा है कि विद्यालय एक बगीचे के समान है और एक सतर्क आदर्श माली के रूप में होता है। इस आदर्श माली के बिना बगीचे में पौधे का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भारतीय आदर्शवाद में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवा महेश्वरा,
गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। आदर्शवादियों के अनुसार आप बालक देख लेते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार बालक एक पौधे के समान है जिसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बालक को उच्च आदर्शों की प्राप्ति करवाना है। बटलर महोदय का विचार है कि जहाँ बालक आत्मा है वहाँ शिक्षक विश्व आत्मा का रूप है। सुकरात और प्लेटो बालक को शक्तियों और ज्ञान का असीम भंडार मानते हैं। शिक्षा द्वारा इन शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। अब आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय देखते हैं। तो आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है। विद्यालय में बालक अपने व्यक्तित्व के तीनों पक्ष बौद्धिक, नैतिक, भावात्मक का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करता है। हाँ, अब आते हैं आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन। समझ गए? तो आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन देखते हैं। तो लिखा है कि आदर्शवादी स्व अनुशासन पर बल देते हैं। स्व अनुशासन से बालक आत्म अनुभूति से प्राप्त कर सकता है और बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्वयं क्या हो, आदर्श युक्त हो। अब आते हैं हम लोग मूल्यांकन छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट निष्कर्ष लिखिएगा कि आदर्शवाद वर्तमान समय के चेक करिए। तो आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। समझ गए? अब आते हैं, देखिए अब जो यूनिट 4 आता है तो देखिए इसमें आपका थिंकर के बारे में पूछता है। अब विवेकानंद, महात्मा गांधी, कोई भी आपका पूछे, देखिए सब थिंकर का जन्म तिथि, बाद बाकी सब शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम सब वही चीज़ उसी टाइप का बताया हुआ है। तो कोई भी थिंकर पूछे, समझे, खाली डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, समझे, उससे रिलेटेड बाद बाकी शिक्षण विधि, शिक्षा का उद्देश्य, ये सब वही चीज़ सब लिख सकते हैं। समझ गए? तो उतना चीज़ नहीं है, तो इसमें आप आपका विवेकानंद पूछे या महात्मा गांधी, एक विदेशी देगा, यानी एक वेस्टर्न देता है, जैसे रूसो दे दे या जॉन डीवी दे दे, क्रोवेल दे दे, कोई दे, कोई टेंशन नहीं लेना है। समझे? सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा देख लीजिएगा। समझे? बाद बाकी वही चीज़ सब लिखना है। समझ गए? तो देखिए अब आते हैं विवेकानंद। तो भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता नगर में हुआ था। इसके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता के एक प्रसिद्ध वकील थे। सन्यासी बनने से पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद जाति के क्षत्रिय थे। विवेकानंद अपने छात्र जीवन में बड़े ही प्रश्नचित्र और खेलों में उत्साहपूर्वक से भाग लेते थे। समझ गए? 17 वर्ष की अवस्था में जब स्वामी विवेकानंद बीए के छात्र थे तो वो स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। विवेकानंद अपने युवावस्था में स्वामी रामकृष्ण के विचारों का विरोध करते थे, किंतु शीघ्र ही वे इनसे इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए। उसके बाद रामकृष्ण ने विवेकानंद के हृदय में अपना संपूर्ण ज्ञान डाल दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए। स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद श्री रामकृष्ण के संदेश आए और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही कार्य किया जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेश को, विचारों को फैलाने में किया। समझ गए? फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में विश्व हिंदू सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित किया। विवेकानंद को अपने देश, जाति और भारतीय होने पर गर्व था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु अल्प आयु में 1902 ईस्वी में हो गई। विवेकानंद एक प्रसिद्ध लाइन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। अब आते हैं शिक्षा दर्शन इनका। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित बात थी। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देते थे। स्वामी विवेकानंद ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति के विकास पर बल देते थे। मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है और ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब आते हैं शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद की गणना संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। उनके शिक्षा दर्शन
संबंधी आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिनसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालक के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। चौथा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, बुद्धि का विकास करे तथा व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। पाँचवा है, देश की औद्योगिक प्रगति के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए तथा आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखे जाना चाहिए। और सतवां था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। अब शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में निहित शक्तियों का पूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या स्वामी जी ने विशिष्ट संदर्भ में किया है। उनका मानना था कि जो मनुष्य कहता है कि उसे कुछ नहीं सीखना है तो समझ लो कि वह मृत्यु के राह पर है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि शिक्षा विकास की क्या है, प्रक्रिया है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। शारीरिक विकास। स्वामी विवेकानंद लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। उनका कहना है कि जिनकी पेशियां लोहे के समान मजबूत हो तथा स्नायु फौलाद की तरह कठोर हो, उन्हीं के शरीर में आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव का, मनुष्य का शारीरिक विकास करना था। दूसरा था मानसिक एवं बौद्धिक विकास। तो स्वामी जी के अनुसार भारत में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसका बौद्धिक पिछड़ापन है। इसी कमी को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तीसरा, चरित्र निर्माण। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया है और उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में चरित्र का निर्माण होता है। अब धार्मिक विकास। तो स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म को मालूम करे जो उसके अंदर छिपा हो। इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल देने की बात कही है। अब आते हैं ज्ञान के बाहर निकालना। तो स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं होता है बल्कि वो मनुष्य के अंदर रहता है। उस ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार रचनाएं। तो कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग। शिक्षा के संबंध में विवेकानंद का एक विचार है, जितना बड़ा संघर्ष करेगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अब आते हैं पाठ्यक्रम। तो स्वामी जी जब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो वे मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसीलिए स्वामी जी पाठ्यक्रम निर्माण का आधार धर्म, लौकिक विषय तथा आध्यात्मिक विषय होनी चाहिए जो मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाता है। अब आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक विषय पर विशेष जोर दिया है जिसका आधार धर्म है। इसीलिए उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने की बात कहा है। अब योग विधि का प्रयोग। ज्ञान अर्जित करने के लिए विचार विमर्श, व्याख्यान, उपदेश और तर्क विधि का प्रयोग। मन के केंद्रित करने के लिए केंद्रीकरण विधि। शिक्षकों के गुणों और आदर्शों को अनुकरण हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग। छात्र को सुझाव देने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि। अब छात्र आते हैं। स्वामी जी के अनुसार छात्र निम्न प्रकार का होना चाहिए। छात्र को शरीर एवं मन से बलवान होना चाहिए। विद्यार्थी में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। छात्र के अंदर इच्छा शक्ति एवं ध्यान केंद्रित करने का गुण होना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या प्रेमी, विवेकशील, विचारशील, कर्तव्यशील होना चाहिए। शिक्षक, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा में निम्न गुण होना चाहिए। शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए। शिक्षक को पवित्र एवं ब्रह्मचर्य पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए। शिक्षक को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जिससे वो छात्रों को पूर्ण रूप से जान सके। शिक्षक में त्याग, साहस, विश्व बंधुत्व का गुण होना चाहिए। अब आते हैं अनुशासन। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ है कि अपने व्यवहार को आत्मा द्वारा निर्देशित करना है। अनुशासन के संबंध में स्वामी जी का विचार प्रकृतिवाद से मिलते जुलते हैं। उनका भी कहना था कि बालक को स्वानुशासन सीखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए तथा उन पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। स्कूल। तो स्वामी जी का मानना था कि आधुनिक परिस्थितियों में विद्यालय प्रकृति के गोद में शहर के कोलाहल से दूर नहीं बसाए जा सकते हैं। अतः स्वामी जी को ऐसे स्कूल की कल्पना की है जिस विद्यालय में पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, अध्ययन, अध्यापन, खेलकूद, व्यायाम का अतिरिक्त भजन कीर्तन, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति हो। निष्कर्ष से देख लीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी सेम है, खाली इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा आप लोग, इसका वीडियो भी है, अलग से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन देखिएगा, मिल जाएगा, समझ गए। अब महात्मा गांधी के बाद आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। इसमें रूसो देख लीजिए क्योंकि एक आपका आ जाता है विदेशी भी, रूसो या डीवी फ्रोबेल कोई भी पूछे, लेकिन सब में वही करना है, शिक्षण विधि यही सब है, समझ गए। अब आते हैं देखिए यूनिट 5 में आपका एक आता है
शिक्षा में सार्वभौमिकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता, समझ गए। और एक कॉमन स्कूल सिस्टम पूछा जा सकता है, समझ गए, यानी समान स्कूल प्रणाली, समझ गए। तो देखिए अभी तो बोलते बोलते हालत ख़राब हो गया, लेकिन हम थोड़ा कर देते हैं, समझे। आप ये कर लीजिएगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो खोलिएगा तो मिल जाएगा आपका, समझ गए। वीडियो खोलिएगा ना तो मिल जाएगा, समझ गए। और एक कॉमन स्कूल सिस्टम यानी समान स्कूल प्रणाली, और एक आपका शैक्षिक अवसरों की समानता, 3 वीडियो देख लीजिएगा, समझ गए। तो हालत ख़राब हो गया, आप कोशिश करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो ये हो गया, आप देख लीजिएगा, समझ गए। यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा, समझ गए। तो रहने देते हैं और 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। थैंक यू।